हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंधियानी लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। आज के इस वीडियो में मैंने कवर किया राइट टू इक्वालिटी को। आने वाले वीडियोस में मैं और राइट्स को कवर करने वाली हूँ। सो रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 12 से लेके 35 जो पार्ट 3 में दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के इस चैप्टर को मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब मैग्ना कार्टा क्या है? इंग्लैंड के किंग जॉन ने 1215 में एक रिटन डॉक्यूमेंट इशू किया था जो कि चार्टर था राइट्स का, जिसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे सिटीजन्स को। इस चार्टर को मैग्ना कार्टा कहा गया है, इसीलिए इंडिया के फंडामेंटल राइट्स जिस चैप्टर में दिए हुए हैं उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों फंडामेंटल राइट्स यार मिलते हैं हमें? इनका एम क्या होता है? देखो, हमारी जो लाइफ है ना, उसके कुछ बेसिक नेसेसरी राइट्स होते हैं जिनकी वजह से हम सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो है लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी। ये सारे बेसिक राइट्स हैं। अगर ये नहीं रहेंगे हमारे पास तो एक तरीके से हम जो हमारी ह्यूमन लाइफ है हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं सोसाइटी में। अगर सोसाइटी में आपको रहना है तो ये राइट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और इन्हें आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। क्यों इन राइट्स को हम फंडामेंटल कहते हैं? फंडामेंटल वर्ड यूज क्यों किया गया है? क्योंकि ये हमारी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। हमारे इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल स्टेटस के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये राइट्स बहुत ज्यादा इसेंशियल हैं। क्या ये सारे राइट्स एब्सोल्यूट है? बिल्कुल नहीं। कोई भी राइट कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। उस पर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन जरूर होता है, जो कि दिया हुआ है आर्टिकल 19 में, जो कि रेस्ट्रिक्शंस लगाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स पर, हमारी इंडिविजुअल लिबर्टीज पर। ध्यान रखिए, वो रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होते हैं, आर्बिट्ररी नहीं होने चाहिए। उनके पीछे एक रीजन होना चाहिए कि इस वजह से रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिल्कुल ही फ्रीडम दे दी गई तो आप उस फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है, दूसरे की फ्रीडम छीनने की कोशिश करेंगे। इस वजह से उस फ्रीडम पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाना है कि अगर भाई कोई पर्सन किसी को परेशान कर रहा है, उसकी फ्रीडम छीनने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जेल में डाल दो या उस पर पेनल्टी लगाओ। तो ये रीजनेबल चीजें, ये करना जरूरी है। इसलिए जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं। क्या फंडामेंटल राइट्स को हम किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट यूज करने वाले हैं? जी नहीं, हम इन्हें यूज करने वाले हैं स्टेट के अगेंस्ट। ये स्टेट के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। अगर इंडिविजुअल के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके लिए नॉर्मल लॉ है। अगर इंडिविजुअल के अगेंस्ट हमें एक्शन लेना है तो उसके लिए बाकी लीगल रेमेडीज प्रेजेंट है। लेकिन स्टेट के अगेंस्ट अगर हमें जाना है तो वी हैव टू यूज फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अब पोजीशन थोड़ी बदली है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली हेल्ड किया है कि जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 और 21 में दिए हुए हैं वो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी आपके पास अवेलेबल होंगे। तो प्लीज वो वाली न्यूज जरूर से रीड कर लीजिएगा, नहीं तो आगे इस लेक्चर में मैं वो बताऊंगी आपको। अब यहाँ पर हमें स्टेट की डेफिनेशन समझना जरूरी है कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है। देखो, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इससे एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर ले आओगे। इस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट को तुम्हें समझा दिया है। स्टेट को बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया गया फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में। आर्टिकल 12 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट को डिफाइन करता है। अब ये ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए क्या क्या आर्टिकल 12 में आता है। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो भी आता है इसमें। सारी लोकल अथॉरिटीज ये इंक्लूड करता है। स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को भी इंक्लूड करता है। अब हमें समझना होगा आर्टिकल 13 को। यहाँ पे मैंने आर्टिकल 12 रीड करके नहीं बताया, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे स्किप कर देंगे, आपको रीड करना पड़ेगा उसे, राइट। वो चीज जरूरी है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, ध्यान से समझना। कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले जो भी लॉज एग्जिस्ट करते थे जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, ठीक है, जो भी लॉज एग्जिस्ट करते थे जो कि एक तरीके से अगेंस्ट है फंडामेंटल राइट्स के, वो सारे लॉज वॉइड हो जाएंगे। कब वॉइड हो जाएंगे? जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में आएगा, कमेंस होगा, जितने भी लॉज थे कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थे, उसके एक तरीके से इनकंसिस्टेंट थे, वो सारे के सारे लॉज वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे। एक बार फिर से क्विकली रिपीट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, कमेंस होने से पहले जितने भी लॉज एग्जिस्ट करते थे जो कि कॉन्ट्ररी थे फंडामेंटल राइट्स के, वो सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन आने पर, सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन आने पर वॉइड डिक्लेयर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं।
स्टेट को कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाना है जो लोगों का फंडामेंटल राइट उनसे छीने, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हम डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में आपको काम आने वाले हैं, इवन आगे भी बहुत काम आने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए वीडियोस को, ऐसे और वीडियोस लॉ के मैं इस चैनल पर लाने वाली हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी का मतलब होता है अलग कर देना, ठीक है, किसी चीज को अलग कर देना। फॉर एग्जाम्पल, एक केक आया घर में, ठीक है, उस केक को आपने उस दिन नहीं खाया, दूसरे दिन खाया, तो उस केक का जो आधा पार्ट था, ठीक है, उस केक का जो आधा पार्ट था वो डिके हो गया, वो खराब हो गया, सड़ गया। तो अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि वो उस केक का जो सड़ा हुआ पार्ट है वो हटा कर मैं केक खा लूं या वो पूरा ही केक फेंक दूं, राइट। एंड सेम गोज विद फ्रूट्स के साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, एक पार्ट जो है वो खराब होता है, रॉटन होता है, और दूसरा पार्ट सही होता है। तो आप बोलते हो ना कि ये पार्ट हटा दो, इतना पार्ट खा लो, ये तो खराब नहीं है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब हम अप्लाई करके देखने वाले हैं। सपोज एक लॉ आता है, ठीक है, वो लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिक्लेयर किया गया, क्या हम उस पूरे लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाकर फेंक दें? क्या हम लॉ बुक से उस पूरे लॉ को ही हटाकर फेंक दें, या जो पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सिर्फ उसको हटाएं और बाकी लॉ को रहने दें? ये सवाल उठता है, ठीक है। मान लो एक एप्पल है, उस एप्पल का आधा पार्ट हटाकर फेंक दें या पूरा एप्पल ही फेंक दें, ये बात की जा रही है। तो यही क्वेश्चन यहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी ये कहता है कि अगर कोई लॉ जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया कोर्ट के द्वारा, तो उस लॉ का कोई पार्ट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तब आप उस पार्ट को सेपरेट कर दो पूरे लॉ से, और बाकी जो लॉ सही है उसे रहने दो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है उसे रहने दो, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है उसे हटा दो। और अगर पूरा लॉ ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ऑब्वियसली पूरे लॉ को ही वॉइड डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट। नहीं तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है वहां पर कि पूरे लॉ को हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो खराब पार्ट है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, उसी को सेपरेट कर देंगे तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो हमें वही स्टेप लेना चाहिए, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है उसको सेपरेट कर देना चाहिए, बाकी जो लॉ है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए, राइट। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या सेवरेबिलिटी, बहुत ईजी है। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। अब ये डॉक्ट्रिन कहता है ऐसा लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स को एक तरीके से वायलेट करता है, वो जो लॉ है वो पूरी तरीके से वॉइड एब इनिशियो नहीं है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है? मतलब उस लॉ की स्टार्टिंग से ही वो वॉइड था, जब वो लॉ बना तब से ही वो वॉइड है। तो ये कहता है ऐसा नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहता है ऐसा नहीं है। जो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा, वो एक नलिटी नहीं होगा, वो पूरी तरीके से नल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ डोरमेंट हो जाएगा, वो सिर्फ डोरमेंट हो जाएगा। मेरे वर्ड्स पर ध्यान दो। एक एग्जाम्पल समझते हैं, ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो। ये जो बड़ा पार्ट है नहीं, जो बड़ा सर्किल है, ये फंडामेंटल राइट्स है, और जो छोटा सर्किल है ये लॉ है। तो लॉ जो है ये एक तरीके से वायलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट्स को। तो क्या ये जो लॉ है ये वॉइड एब इनिशियो होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के हिसाब से ये जो लॉ है ये वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा, ये पूरी तरीके से नलिटी नहीं होगा, ये पूरी तरीके से डेड नहीं होगा। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की शैडो पड़ रही है इस लॉ पर, इस वजह से इस लॉ को छुपा दिया गया है। ये लॉ अभी भी एग्जिस्ट करता है लेकिन सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की इस पर शैडो पड़ रही है, एक तरीके से एक्लिप्स हो रहा है, राइट। एक्लिप्स क्या होता है? ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य एक तरीके से ढक जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सूर्य गायब हो जाता है, सन गायब हो जाता है, गायब कुछ नहीं होता है। सन अपनी जगह पे रहता है, मून अपनी जगह पे रहता है। उसी तरीके से लॉ अपनी जगह पर रहेगा, सिर्फ उसकी शैडो पड़ रही है फंडामेंटल राइट्स की, राइट। उस पर सिर्फ शैडो पड़ रही है फंडामेंटल राइट्स की। वो लॉ अभी भी हमारी लॉ बुक्स में एग्जिस्ट करता है, वो लॉ अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है। तो क्या हम कह सकते हैं, अगर हम फंडामेंटल राइट्स को वाइप आउट कर दें, अगर हम फंडामेंटल राइट्स को हटा दें, तो वो लॉ वापस से जिंदा हो जाएगा? हाँ, वो लॉ वापस से आ जाएगा, वो लॉ वापस से मोशन में आ जाएगा, वो लॉ वापस से वैसे ही फंक्शन करने लगेगा जैसे कर रहा था। क्यों? क्योंकि अब एक्लिप्स हट गया। जो फंडामेंटल राइट्स का एक्लिप्स था, जो ग्रहण था फंडामेंटल राइट्स का, वो हट गया, तो वो लॉ वापस से फंक्शन करने लगेगा, राइट। तो वो लॉ मरा नहीं है, वो डेड नहीं है, वो सिर्फ डोरमेंट हुआ है, राइट। उस पर सिर्फ शैडो पड़ रही है फंडामेंटल राइट्स की। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स।
इग्नोर मत करना, ये सारे डॉक्ट्रिन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन सारे डॉक्ट्रिन के नाम से ही आप चीजें समझ सकते हो। सेवरेबिलिटी समझ गए कि सेपरेट करना है, जो खराब पार्ट है उसको हटा देना है लॉ के, ठीक है। एक्लिप्स, फंडामेंटल राइट की शैडो पड़ेगी सिर्फ लॉ पर, लॉ डेड नहीं होगा, राइट, सिर्फ छुप जाएगा। इन डॉक्ट्रिन्स के नाम ही बहुत साफ है, इन वजह से ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। क्या मैं अपने फंडामेंटल राइट्स वेव ऑफ कर सकती हूं? क्या मैं अपने फंडामेंटल राइट्स गिव अप कर सकती हूं? The answer is no. Doctrine of waiver does not apply to part 3 of the Constitution. Doctrine of waiver जो part 3 है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उस पर अप्लाई नहीं होता है। किसी पर्सन ने क्राइम किया है, वो कह रहा है मुझे अपने फंडामेंटल राइट्स छोड़ने हैं, मैं गिव अप करना चाहता हूं अपने फंडामेंटल राइट्स, तो वो नहीं कर सकता है। जो उसके राइट्स हैं वो उसे तब भी मिलेंगे जब वो प्रिजनर है या उसने कुछ भी किया है। फीचर्स क्या है फंडामेंटल राइट्स के? जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिया के सारे सिटीजन्स को अवेलेबल है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो सिटीजन्स को भी और फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। फंडामेंटल राइट्स को अगर आपको इंप्लीमेंट कराना है, आपका वायलेट हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के दौरान, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों सस्पेंड नहीं होते हैं। जिस जगह मार्शल लॉ या मिलिट्री रूल की एप्लीकेशन है, उस एरिया में फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगे, राइट, वहां पर आप यूज नहीं कर सकते अपने फंडामेंटल राइट्स। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट यार चीजें हैं, मतलब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से भी यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस लीगल राइट्स, और इनमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके फंडामेंटल राइट्स आपको देता है और उन्हें प्रोटेक्ट करने के तरीके भी बताता है। जो ऑर्डिनरी लॉ है यार, वो एक तरीके से लीगल राइट्स को इम्पोज करता है और उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है। आप नॉर्मल जुडिशियल प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, नॉर्मल जुडिशियल हायरार्की जो है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले जाएंगे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो आप ये हायरार्की फॉलो करोगे, लेकिन अगर आपका फंडामेंटल राइट ही वायलेट हो गया तब डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। लीगल राइट्स को अगर हमें बदलना है तो हम सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से उनमें अमेंडमेंट ला सकते हैं, लेकिन अगर हमें फंडामेंटल राइट में कुछ अमेंडमेंट करना है तो हमारे पास स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट को फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स में कोई भी अगर आपको चेंजेस करना है उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी होगी, ठीक है, जो दोनों ही हाउसेस से पास होनी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी से वो बिल पास होगा पार्लियामेंट में। जो सज्जन सिंह का केस था 1965 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। फिर 1967 में आया गोलकनाथ केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। 1973 में आता है एक लैंडमार्क जजमेंट, केशवानंद भारती केस। यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हां, जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको कोई नहीं छू सकता है, उसको पार्लियामेंट भी नहीं छू सकता है, भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्पेशल मेजॉरिटी कुछ भी ले आओ, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हाथ नहीं लगाना है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को। ये 6 तरीके के यार फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिसमें से आज हम पहला डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में कहां तक आर्टिकल दिए हैं? आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, इनको आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे विद केस लॉज। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये जो आर्टिकल है ये रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, सारे डॉक्ट्रिन्स आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये जो है रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मतलब क्या है इसका कि जो भी है, जितने भी लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं, वो सब लोग, गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करके, वो सब लोग लॉ की आइज में इक्वल हैं। लॉ सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। बट ये जो आर्टिकल है ये इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाता है, ये उस वक्त मोशन में नहीं रहता है। अब ये जो आर्टिकल है ये क्लासिफिकेशन परमिट करता है, लेकिन क्लास लेजिस्लेशन परमिट नहीं करता है। इसका क्या मतलब है? अब अगर कोई लॉ बनता है या तो उस सिचुएशन को ध्यान में रखकर बनता है, सोसाइटी में क्या चल रहा है वो चीज ध्यान में रख के बनता है। इस पर्टिकुलर कास्ट को इस चीज की जरूरत है, इस पर्टिकुलर एक तरीके से ग्रुप को इस चीज की जरूरत है, वो सारी चीजें ध्यान में रख के लॉज को बनाया जाता है।
तो ये आर्टिकल ये चीज नहीं कह रहा कि जो भी लॉ बने उसको सब पर अप्लाई कर दो, जनरली जाके अप्लाई कर दो, क्योंकि वो चीज पॉसिबल नहीं है, राइट। जो चीज एक तरीके से माइनॉरिटीज को ध्यान में रखकर बनाई गई है वो जनरल कैटेगरी पर अप्लाई नहीं होगा, राइट। उनकी सिचुएशन अलग है, हमारी सिचुएशन अलग है। तो लॉज हिसाब से बनते हैं सिचुएशंस के, और वो स्पेसिफिकली अप्लाई होते हैं पर्टिकुलर ग्रुप पर या पर्टिकुलर कम्युनिटी पर। तो क्लास लेजिस्लेशन का फिर मतलब क्या हुआ? क्लास लेजिस्लेशन का मतलब हुआ ऐसे लॉज मत बनाओ जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा करते हैं क्लासेस के बीच में, जो एक पर्टिकुलर क्लास को फेवर कर रहे हैं और दूसरी क्लास को फेवर नहीं कर रहे हैं। ऐसे आर्बिट्ररी लॉज मत बनाओ, ऐसे पार्शियल लॉज, ऐसे बायस्ड लॉज नहीं आने चाहिए। किसी एक क्लास को जो प्रिविलेज दे रहे हैं और दूसरी क्लास को एकदम छोड़ दे रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ऐसे लॉज अलाउड नहीं है। क्लास लेजिस्लेशन इज नॉट अलाउड, बट यस क्लासिफिकेशन इज अलाउड, ठीक है। अगर आप क्लासिफाई कर रहे हो कम्युनिटीज को कि इस कम्युनिटी पर ये पर्टिकुलर लॉ ही सही है, इससे इनका फायदा होगा, इस कम्युनिटी पर ये लॉ जाना चाहिए, इससे इनका फायदा होगा, तो क्लासिफिकेशन इज परमिटेड, और वो जरूरी भी है। इट इज नेसेसरी इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया, क्योंकि इंडिया की सोसाइटी कितनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो यहां पर क्लासिफिकेशन इज परमिटेड, क्लास लेजिस्लेशन इज नॉट परमिटेड, राइट। केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें हम सिर्फ हेल्ड पोर्शन देखने वाले कि क्या कहा है कोर्ट में, क्योंकि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पे कहा गया आर्टिकल 14 में जो वर्ड पर्सन दिया हुआ है उसका मतलब सिर्फ मेल और फीमेल नहीं होता, ये वर्ड ट्रांसजेंडर लोगों को भी इन्वॉल्व करता है, और उनको भी एक तरीके से स्टेट को सिक्योरिटी देनी है एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एटसेट्रा जैसे सेक्टर्स में। एपीबीसी संघ वर्सेस झारखंड स्टेट वैश्य फेडरेशन 2006 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन था कि वो दो क्लासेस, ठीक है, दो क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास को अमेलगमेट कर देगी, एक क्लास में मिक्स कर देगी, और ये चीज अनरीजनेबल है, ये आर्टिकल 14 को वायलेट करती है, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल्स को इक्वल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जो कि आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लासेस डिफरेंट है, ये दोनों अनइक्वल्स हैं, इक्वल्स नहीं है, इस वजह से आर्टिकल 14 यहाँ पर वायलेट हो रहा है। दो कम्युनिटीज जो इक्वल है ही नहीं, अनइक्वल है, अगर हमको जबरदस्ती इक्वली ट्रीट करके एक कम्युनिटी बना रहे हो, मिक्स कर रहे हो दोनों को, तो ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। अब चलते हैं आर्टिकल 15 की तरफ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मेरे सभी वीडियोस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट ईओ लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज और सारी अपॉर्चुनिटीज आपको वहीं पर मैं देती हूँ, इसलिए उसे ज्वाइन जरूर करिए, शेयर जरूर से करिएगा। ये जो आर्टिकल है ये किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। कास्ट, जेंडर, सेक्स, डिसेबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन, हर तरह के एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। पब्लिक प्लेसेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये आर्टिकल आ जाएगा सामने। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी अगर आप यूज कर रहे हो वहां पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये आपका आर्टिकल वायलेट हो रहा है, आप जा सकते हो कोर्ट। पहले एक्चुअली क्या होता था, जो शूद्रास होते थे या जो भी एक तरीके से लोअर क्लास के लोग होते थे, उनको जो वेल्स रहते थे ना, पब्लिक वेल्स, उनसे पानी नहीं पीने दिया जाता था, राइट। जब चांडाल्स एक तरीके से सोसाइटी में आते थे तो लोग अपने घरों में भाग जाते थे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर भी अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ तो आप कोर्ट जा सकते हो। बहुत पुराने एक तरीके से ना टाइम को ध्यान में रख के सारी चीजें डिजाइन की गई है। लेकिन ये आर्टिकल एक और चीज कहता है, देखो अगर आपको स्पेशल प्रोविजन बनाने हैं वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए या बैकवर्ड क्लासेस के लिए तो आप बना सकते हो, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन रीजनेबल होना चाहिए। उस डिस्क्रिमिनेशन के पीछे कोई रीजन होना चाहिए। अनरीजनेबली आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो लोगों के बीच, राइट। तो रीजनेबल अगर डिस्क्रिमिनेशन आपको करना है कि हाँ वहां डिस्क्रिमिनेट करना जरूरी है, वुमेन को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, चिल्ड्रन को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन आना जरूरी है, इनको थोड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना जरूरी है। क्योंकि एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, तब आप वो कर सकते हो, बट रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। जो भी मैं केस बता रही हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। पहला है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 497 जो है आईपीसी का, जो कि अडल्ट्री की बात करता है, उसे एक ऑफेंस बनाता है। आईपीसी का जो सेक्शन 497 है वो वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14, 15 और 21 को। अब ये सेक्शन कहता था कि सिर्फ हस्बैंड ही अग्रीव्ड पार्टी है अडल्ट्री के केस में, सिर्फ वही एक तरीके से एक अडल्ट्रस रिलेशनशिप से अफेक्ट हुआ है। वाइफ कभी भी एक अग्रीव्ड पार्टी नहीं हो सकती है अडल्ट्री के केस में,
तो ऐसा तो नहीं है, वाइफ भी अग्रीव हो सकती है उस चीज से, राइट? अगर किसी वाइफ के हस्बैंड ने अडल्ट्री कमिट की है किसी और पर्सन के साथ, तो उसकी वाइफ अग्रीव्ड पर्सन तो मानी ही जाएगी ना, तो वो ये सेक्शन रिकॉग्नाइज नहीं करता था। वही इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहा था, वुमेन और मेन को एक तरीके से इक्वल नजरिए से ये नहीं देख रहा था, इसीलिए उस सेक्शन को स्क्रैप कर दिया गया। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोगों को इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए स्टेट सर्विसेज के केस में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जहां पर भी है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन एटसेट्रा। यहां पर भी एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए आप कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो। गोरखपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस शीतला प्रसाद नागेंद्र 2001 सुप्रीम कोर्ट। पेंशन और ग्रेचुटी एक तरीके से वैल्यूएबल राइट्स हैं पर्सन के, और वो उन्हें जरूर मिलने चाहिए, ये हेल्ड किया गया था बेसिकली इस केस में। डेविडसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1964 सुप्रीम कोर्ट। इस केस को समझने से पहले कैरी फॉरवर्ड रूल को समझना होगा। बात समझना, एक पर्टिकुलर ईयर में 17.5% जो पोस्ट थी वो रिजर्व थी एससी और एसटीज के लिए। अब उस पर्टिकुलर साल में जरूरी तो नहीं है जो जितनी पोस्ट रिजर्व्ड है वो सारी ही फुलफिल हो जाए, जरूरी नहीं है सारे कैंडिडेट्स अच्छे ही हैं उस पोस्ट के लिए जो सारी ही भर दी जाए, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कुछ पोस्ट छूट जाएंगी, 1-2% 17% में से नहीं भर पाई पोस्ट, वो खाली रह गई। तो जो पोस्ट बच गई 17.5% में जो पोस्ट नहीं भर पाई उनको कैरी करके ले जाया जाएगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है? और जो नेक्स्ट ईयर में जो एक तरीके से अमाउंट होगा पोस्ट का, मान लो नेक्स्ट ईयर भी रिजर्वेशन दी गई 18%, ठीक है? तो उसमें जो 1-2% बचा हुआ था 17% में जो फुलफिल नहीं हो पाया था उसको जाके 18% में प्लस कर देंगे, मिला देंगे, तो मान लो 20% एक तरीके से हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का रिजर्वेशन। बहुत आसान है, दिमाग लगा के शांति से सुनिए। 2023 में एससीज और एसटीज को एक तरीके से रिजर्वेशन मिली 17% की। सिर्फ एक एग्जांपल है, आराम से समझते हैं। 17% की इन लोगों को रिजर्वेशन मिली। कैंडिडेट शायद अच्छे नहीं थे, एलिजिबल नहीं थे, इसीलिए 2% जो सीट्स थी, जो पोस्ट थी, वो खाली रह गई 17% में, ठीक है? ये 2% खाली रह गई। तो कैरी फॉरवर्ड रूल में ये कहा जा रहा है कि इस 2% को 2024 में नेक्स्ट ईयर में कैरी करके ले जाओ। तो अगर 2024 में 17% की रिजर्वेशन मिल रही है तो इस 2% जो बची हुई थी 2023 से, इसको इसमें ऐड कर दो तो हो जाएगा 19%। यानी 2024 में एससीज और एसटीज को 19% की रिजर्वेशन मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हम पिछले ईयर से जो 2% खाली थी पोस्ट उसको इस ईयर में लाके ऐड कर दे रहे हैं। यही है कैरी फॉरवर्ड रूल, वेरी सिंपल। लेकिन इस केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया क्योंकि बाकी जो एक तरीके से क्लासेस हैं वो पीछे छूटती चली जाएंगी। सिर्फ ऐसे तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन जमा ही होती चली जाएगी। हर साल से अगर कुछ ना कुछ बच रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ पोस्ट बच रही है, तो उसको नेक्स्ट ईयर में ऐड करते चले जाओ तो ऐसे 100% रिजर्वेशन इन लोग को मिल जाएगी, राइट? तो इस वजह से कैरी फॉरवर्ड रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया इस केस में। और कहा गया कि 50% से लेस रिजर्वेशन होनी चाहिए। 50% की जो सीलिंग है उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजंस है, तब इस 50% की सीलिंग को एक्सीड किया जा सकता है और इससे ज्यादा रिजर्वेशन दी जा सकती है, अदरवाइज नहीं। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट, इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। इस केस में एक तरीके से आर्टिकल 16 के स्कोप और एक्सटेंट को बहुत ही वाइडली और थॉरली डिस्कस किया गया है। इसको मंडल केस भी कहते हैं। क्या कुछ रूल्स लेट डाउन किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में, ठीक है? बैकवर्ड क्लासेस को आप एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन कास्ट सिस्टम को भी आपको कंसिडरेशन में लेना होगा। जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है जो आर्टिकल 15 में मेंशन्ड है, उनसे डिफरेंट होती हैं बैकवर्ड क्लासेस जो आर्टिकल 16 में मेंशन्ड है। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इसमें लेट डाउन किया गया और कहा गया कि क्रीमी लेयर को बैकवर्ड क्लासेस से एक्सक्लूड करके रखना चाहिए। क्या है क्रीमी लेयर, ये समझते हैं। क्रीमी लेयर मेंबर्स ही होते हैं बैकवर्ड क्लास के, ठीक है? ये भी ओबीसी में ही आते हैं, लेकिन ये सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली थोड़े एडवांस्ड होते हैं। क्रीमी लेयर की जो एनुअल इनकम होती है वो 8 लाख के ऊपर होती है। तो इनको और कैसे डिस्टिंग्विश किया जाना चाहिए ओबीसी से? देखो, जो ओबीसी कैटेगरी है उसको रिजर्वेशन मिलता है 27% का, 27% का, वो क्रीमी लेयर को नहीं मिलता है। चाहे एजुकेशन सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में जॉब की जगह पे इन लोगों को ये रिजर्वेशन नहीं मिलता है।
इसीलिए इंदिरा सोने के जजमेंट में कहा गया कि क्रीमी लेयर को बैकवर्ड क्लासेस से एक्सक्लूड करो। अब बैकवर्ड क्लासेस का क्लासिफिकेशन आप बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड में नहीं कर सकते हो। 50% की सीलिंग को एक तरीके से रिजर्वेशन क्रॉस नहीं कर सकती है। हाँ, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है तब ये क्राइटेरिया को क्रॉस किया जा सकता है। इस क्राइटेरिया को लेके कोई भी डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट में ही सिर्फ उठाया जा सकता है। इंदिरा सोने केस के बाद क्या पोजीशन थी? अब इस केस में जो डिसीजन आया उसका जवाब देने के लिए पार्लियामेंट लाया 77th अमेंडमेंट 1995 में, जिसके माध्यम से आर्टिकल 16 में क्लॉज 4A को ऐड किया गया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस वजह से जो स्टेट है उसके हाथ में पावर आ जाएगी कि SC और ST के फेवर में उनके प्रमोशन के लिए पब्लिक सर्विसेज में वो चेंजेस ला सकता है और सीट्स रिजर्व कर सकता है। मतलब पब्लिक सर्विसेज में जो प्रमोशन होगा, ठीक है, उन जॉब्स में जो प्रमोशन होगा उससे रिलेटेड जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सीट्स रिजर्व कर सकती हैं SC और ST के लिए इस अमेंडमेंट की वजह से। यानी अब गवर्नमेंट जॉब्स में जो प्रमोशन होगा उसमें भी रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगी। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करें उसके पहले आपको ये दो चीजें समझनी है, कैचअप रूल एंड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। इंदिरा सोने केस में हमने देखा रिजर्वेशन इन प्रमोशन को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया, उसको वैलिड माना गया, राइट। अब रिजर्वेशन इन प्रमोशन की वजह से क्या हो गया, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे उनको पहले प्रमोट कर दिया जा रहा था गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो A और D है वो एक ही जॉब करते हैं C नाम की, ठीक है, ये पब्लिक जॉब है एक, ये दोनों ही A और D एक ही तरीके की जॉब करते हैं एक ही पोजीशन पे। लेकिन जो A है वो SC कैटेगरी को बिलोंग करता है और जो D है वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है। अब इंदिरा सोने जजमेंट के बाद यार पार्लियामेंट के पास एक तरीके से ताकत है कि रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट को प्रमोशन दे सकता है जनरल कैटेगरी के पहले, ठीक है, उसके पास ताकत है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको प्रमोट किया जा सकता है, रिजर्वेशन मिलेगी उनको प्रमोशन में भी। तो A को जो कि SC कैटेगरी का कैंडिडेट है इसको प्रमोट कर दिया गया B नाम की पोजीशन पर। तो जो D था जो उसके बराबर ही था, पहले कुछ टाइम पहले उसके बराबर ही जॉब कर रहा था, दोनों ने एक ही एग्जाम निकाल कर जॉब की थी, तो D के साथ तो यहां डिस्क्रिमिनेशन हो गया। जस्ट बिकॉज A एक SC कैटेगरी का कैंडिडेट है, एक रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है, तो उसको पहले प्रमोशन दे दोगे। एग्जाम तो भाई मैं जनरल कैटेगरी की हूं, मैंने भी वही एग्जाम दिया है, तो मुझे क्यों नहीं प्रमोशन मिला? यही होता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। अब जब D को कभी प्रमोट किया जाएगा B की पोजीशन पर, है ना, जब B पोजीशन पर D को प्रमोट किया जाएगा तो उसका सीनियर कौन होगा? जो उसके साथ वाला A था रिजर्वेशन की वजह से, अब उसका वो सीनियर बन जाएगा, राइट। तो D को लगेगा नहीं कि अबे यार हम लोग तो साथ में थे, तुम्हारे पास बस रिजर्वेशन थी, SC कैटेगरी कैंडिडेट थे इसलिए आज मेरे सीनियर बन के बैठे हो, तो यहां उसको डिस्क्रिमिनेशन फील होगा। तो फिर कैचअप रूल क्या है? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी तो समझ गए, कैचअप रूल क्या है वो बताओ। वही सिनेरियो हम लेते हैं जहां पर A जो है SC कैटेगरी का था, उसको B पर हमने प्रमोट कर दिया, वो बन गया सीनियर D का, ठीक है, जो कि जनरल कैटेगरी का था। तो कभी जब एक तरीके से पोजीशन होगी जब हम D को प्रमोट कर रहे होंगे B की पोजीशन पर जहां पर A उसका सीनियर है, तो हम वहां कोशिश करेंगे कि D और A एक ही पोजीशन पर आ सके, उनको एक तरीके का ट्रीटमेंट मिल सके। इसको कहते हैं कैचअप रूल, राइट। अभी A प्रमोट हुआ था B पोजीशन पर, ठीक है, वो D का सीनियर बन गया था, फिर हम कोशिश करेंगे D जो कि जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसको भी B पोजीशन पर प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि A और D की पोजीशन सेम हो सके, D को डिस्क्रिमिनेशन ना फील हो। इसीलिए कहते हैं इसको कैचअप रूल। D ने जो है एक तरीके से कैच करने की कोशिश की A की पोजीशन को, इसको कहते हैं कैचअप रूल। मैं अपना बेस्ट इस वक्त दे रही हूँ आपको समझाने के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत डिफिकल्ट है, आई नो, बट प्लीज कोशिश करिए समझने की, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 सुप्रीम कोर्ट। ये जजमेंट आया कैचअप रूल कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के बाद। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 77th 81st 82nd, ठीक है, 85th अमेंडमेंट्स की वैलिडिटी को कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड किया कि ये सारे जो अमेंडमेंट्स हैं ये वैलिड हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाकई में स्टेट को रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है SCs और STs को प्रमोशन के केसेस में, ठीक है, जहां पे उन्हें प्रमोट करना है उस केस में अगर रिजर्वेशन चाहिए, तो
तो एक तरीके से स्टेट को क्वांटिफाइबल डेटा देना होगा कि वाकई में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट की गई हैं। ऐसा नहीं कि स्टेट को सिर्फ वोट चाहिए, वोट बढ़ाने के लिए, वोट बैंक को इंक्रीज करने के लिए वो प्रमोशन दिए जा रहा है कैटेगरीज को जो रिजर्वेशन वाली हैं। एससीज और एसटीज को प्रमोशन दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज वो लोग वोट देंगे। इस वजह से नहीं, आपको एक क्वांटिफाइबल डेटा नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना होगा कि हाँ वाकई में जो एससीज और एसटीज कैटेगरी है ये एक तरीके से इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, राइट। इन्हें वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, इस वजह से इन्हें हम रिजर्वेशन दे रहे हैं प्रमोशन में। बेसिकली रीजन क्या है प्रमोशन देने का पब्लिक सर्विसेज में, वो स्टेट को बताना पड़ेगा। आर्टिकल 17 को समझेंगे, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी भी तरीके के अनटचेबिलिटी को ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। अनटचेबिलिटी को एक ऑफेंस माना गया है। मजे की बात यह है कि अनटचेबिलिटी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, किसी एक्ट में भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इंडिया के किसी भी सिटीजन को या नॉन सिटीजन को कोई भी टाइटल नहीं मिलेगा, सिर्फ अकेडमिक टाइटल्स और मिलिट्री नेचर के जो टाइटल्स हैं वही अलाउड हैं। इसलिए महात्मा गांधी जो है, जिनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता था, वो उनका टाइटल कभी था ही नहीं, राइट। वो टाइटल उन्हें कभी मिला ही नहीं बिकॉज टाइटल्स अलाउड ही नहीं है इंडिया में। कोई फॉरेन भी पर्सन है उसको भी इंडिया में कोई टाइटल नहीं मिलेगा, राइट। अब इसकी बात समझो, एक अगर कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में काम कर रहा है, राइट, और उसे उसकी फॉरेन गवर्नमेंट जहां को वो बिलोंग करता है वो उसे कोई टाइटल देना चाहती है, तो वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। वो टाइटल एक्सेप्ट करने से पहले उसे इंडियन प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी। कैन आई एक्सेप्ट दैट टाइटल? जब परमिशन मिलेगी तभी वो फॉरेनर वो टाइटल एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए जो फॉरेनर हमारी कंट्री में काम कर रहा है वो गवर्नमेंट की तरफ लॉयल रहे, ठीक है, वो गवर्नमेंट के टुवर्ड लॉयल रहे, उसका जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो हटना चाहिए। अगर वो टाइटल एक्सेप्ट कर लेगा अपनी कंट्री का तो ये उसका फॉरेन इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, वो गवर्नमेंट अफेयर्स की तरफ लॉयल नहीं रहेगा, इसलिए वो फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है भले ही वो उस कंट्री को बिलोंग करता है, ठीक है। राय बहादुर, खान बहादुर, ये सारे टाइटल्स अबॉलिश हो चुके हैं, लेकिन भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री एटसेट्रा जैसे जो टाइटल्स हैं ये आप अभी भी ले सकते हैं। आप अगर डिजर्विंग हो तो आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्सन की एक्सपर्टीज दिखाते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में। आपने किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत बड़ा काम किया है तब ये जाके आपको मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप इनको अपने नाम के आगे या पीछे यूज नहीं कर सकते हो। पद्म विभूषण अवॉर्डी मुस्कान मंधान, अब हर जगह मैं इसको यूज कर रही हूँ, तो ये चीज गलत है, ये इस आर्टिकल के अगेंस्ट है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।